जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फिर एक रोज आपसे मिलूंगा एक और पर्सनैलिटी के साथ, एक और चेहरे के साथ, जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम डायरेक्ट टॉक करेंगे कुछ मुद्दों पर, उनकी राय जानेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं डायरेक्ट टॉक करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने 80 के दशक में यूपी में एक ऐसी रेवोल्यूशन लाई जिसमें हर एक लोगों को इन्होंने जॉब प्रोवाइड करवाई। मैं बात कर रहा हूं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के जानिब से। जी हाँ, इन्होंने यूपी में 80 के दशक में एक जॉब्स का फ्लड सा ला दिया, जिनके लिए ये काफी चर्चित रहे। और ये एक टाइम पर 80 के दशक में ही एक बार एनएफबी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ये तारुफ इनका आई थिंक काफी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मिस्टर एसके सिंह जी से, जिनका पूरा नाम सत्य कुमार सिंह है और ये यूपी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बदलता दौर में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जी सर, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर अपने बारे में हमें लिसनर्स को थोड़ा सा बताएं। हाँ, आपको दानिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो उड़ान में आपने हमें मौका दिया इसके लिए। मेरा पूरा नाम सत्य कुमार सिंह है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में लखनऊ में ही काम करता हूँ। इंक्वायरी क्लरिकल कैडर में हूँ और हालांकि हमने प्रमोशन लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए, तो तमाम काम करना पड़ता है और प्रमोशन लेंगे तो लंबी जिम्मेदारी बैंक में होती है। जहां अभी आपने बीच में परिचय देते समय आपने एक बात कही थी, उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट, कि यूपी में फ्लड ला दिया और तमाम लोगों की नौकरी लगी। वो तो ठीक है, एक ऐतिहासिक काम हुआ था जो कि शायद लोगों को बहुत कम पता है। नवंबर 1985 में हम लोग आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, व्हेन आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनएफबी। तब हमने सड़क पर राजीव गांधी जी को रोका था, सड़क पर बीच में, हमारे बीचों बीच आके खड़े हो गए और वो कहने लगे मैं राजीव गांधी बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और हमारे साथी कह रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो, राजीव गांधी नहीं हो। तो बहरहाल इस तरह के काम हम लोगों ने बहुत किया है और हमने दिल्ली में भी बहुत किया है। और अभी तो मैं पर्सनल के बारे में आप कह रहे थे, तो मेरी मिसेज है और वो हाउसवाइफ है। मेरा बेटा लॉ सेकेंड ईयर में है, 5 ईयर लॉ कर रहा है। बेटी मेरी MBA सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रही है। और मैं रहने वाला गांव का हूँ, एक किसान परिवार का हूँ। मेरे फादर एक छोटी सी नौकरी करते थे, खेती बाड़ी अच्छी है गांव में। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मनिकापुर एक जगह है। और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ ब्लाइंड स्कूल से किया, हाई स्कूल तक, और इंटर और BA हमने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में किया। यहाँ पर है क्रिश्चियन स्कूल था, उसमें किया। और उसके बाद फिर हम इंटर में ही जब थे, तभी से हमारा रुझान ब्लाइंड फील्ड के में पॉलिटिक्स कह लीजिए या काम करने की तरफ बढ़ता गया। और हमने यही मेरा सवाल है सर कि आप ये बताएं कि हमें किस तरह से आप मूवमेंट से जुड़े, किस तरह से आपका एनएफबी के साथ जुड़ना हुआ। जी, वही बताने जा रहा था। 1978 में लखनऊ ब्लाइंड स्कूल, नहीं वैसे उससे पहले मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा, अपने व्यक्तिगत इतिहास में। मैं लखनऊ ब्लाइंड स्कूल के बाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी में है, मैं वहां गया, 9th में एडमिशन लिया लखनऊ से पास करने के बाद। तो वहां पर शेड्यूल कास्ट को, ये 1975 की बात है, और शेड्यूल कास्ट को वहां अलग बैठाला जाता था खाने के लिए और उनको अपनी थाली धुलनी पड़ती थी। हमारे बहुत से साथी जो लखनऊ से गए थे, हमें देखकर बहुत गड़बड़ लग रहा था और बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि ये कैसा विषय है कि हमारा साथी अलग बैठेगा, बर्तन धुलेगा अपना। हमने इसका विरोध शुरू किया मई 1975 में। आप याद होगा, उसके थोड़े दिन बाद उस समय इमरजेंसी भी लागू हुई थी। तो उसी इमरजेंसी में हमने इसका विरोध किया और इतना विरोध किया कि अंत में उस मैनेजमेंट को यह मानना पड़ा कि शेड्यूल कास्ट और ब्लाइंड, मतलब शेड्यूल कास्ट और दूसरी जाति वाले साथ खाना खाएंगे और एक साथ बैठेंगे। ये हमारी वहीं से लड़ाई शुरू हुई मेरी पहली। और उसके बाद वहां प्याज वाज नहीं खाने देते थे, लोगों को रोकते थे, उसमें हमको निकाला भी गया वहां से। वो बात तो खैर वो एक अपना उनका धार्मिक मामला था, तो उस पर हमने बहुत विरोध नहीं रहा। उसके बाद मैं लखनऊ ब्लाइंड स्कूल में पुनः आया हाई स्कूल में, और 1977-78 के बीच में लखनऊ ब्लाइंड स्कूल का प्रिंसिपल जो था वो कुछ बच्चों के साथ ज्यादती ज्यादा कर रहा था
और उसी समय एक आंदोलन शुरू हुआ और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें संतोष रुंगटा जी भी मेरे साथ आए। और उस समय वो एक्टिंग जीएस थे, जेल कॉल के साथ चुनाव ना हुआ था तो उसमें कुछ गड़बड़ा हुआ था। क्या थे, क्या बताया आपने? एजीएस एक्टिंग जनरल से, कार्यवाहक महासचिव। ओके जी। उसके बाद आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में मैं जेल में भी गया और कई दिनों तक मैं जेल में रहा। और उसके बाद उस जेल में जाने के बाद आंदोलन उसी समय मेरा एनएफबी की तरफ रुझान बढ़ा। उसी समय फरवरी 19 ये दिसंबर 78 की बात है जब हम लोग जेल से छूट के आए। कुछ उसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा था तो हम लोगों को छोड़ा गया क्योंकि हम लोग बच्चे ही थे उस समय, 18-19 साल की उम्र रही। उसके बाद हम वहां से निकले। उसी समय एनएफबी यूपी का चुनाव होना था फरवरी 79 में, 79। तो 79 में जब चुनाव हुआ तो मेरा रुझान बढ़ता गया, लेकिन हमारा और संतोष रुंगटा जी का वैचारिक मतभेद पहले दिन से ही चलता रहा। तो जब फरवरी में जी आप कुछ कह रहे थे। फरवरी में मैं इलेक्शन लड़ा यूपी का और उसी समय इंटर फाइनल में था मैं और मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जीता जी। और हालांकि 1-2 वोट से जीते क्योंकि रुंगटा जी हमारा विरोध कर रहे थे, फिलहाल मैं जीता। और उसके बाद हमने काम शुरू किया उत्तर प्रदेश में, कई काम किए। और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थोड़े दिन बाद 1980 में चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के और उनके साथ हम लोगों ने काफी कोशिश की और उसी समय तमाम दृष्टिहीन लगे उत्तर प्रदेश में। और संतोष रुंगटा जी कभी कभी कहते हैं कि मैं भी उस आंदोलन का सहयोगी था। हमारे जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं, जब मैं आंदोलन करने के लिए गया कहने अप्रूवल लेने एज जनरल सेक्रेटरी उनसे, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि आंदोलन नहीं करना है, अगर आप लोग करोगे तो आप जिम्मेदार होगे, हमारा कोई वो नहीं रहेगा। हमने आंदोलन फिर भी शुरू किया और वो आंदोलन में हालांकि आए बाद में, मैं ये नहीं कहता कि वो आए नहीं, लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया था। जो श्रेय लेना चाहते हैं वो कभी कभी कह करके कि मैं आंदोलन में सहयोगी था तो आंदोलन को करने देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसका जब अपने मन से शुरू कर दिया तो बाद में साथ में आए और फिर काम हुआ, बहुत काम हुआ उत्तर प्रदेश में। और जो पूरे देश में कहीं नहीं हो पा रहा था वो उस समय शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही दें हमें, क्या काम हुए, उसके बाद मैं कुछ तीखे सवाल आपके साथ करूंगा। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में अगर आप 1982 के बाद से आज तक देखिएगा स्वरोजगार क्षेत्र में उस समय हम लोगों को पहले सीमेंट एजेंसी वगैरह मिलती थी तो ये सरकारी एजेंसी मिलती थी, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर में चला गया है। तो उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में ब्लाइंड लोगों को दिलाया हम लोगों ने, 4-6 लोगों को, मैं भी था उसमें लेने वालों में। और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि हमारे पास अगर आपको कोई भूखंड रजिस्ट्री करानी है तो 20 लाख रुपए तक आपका रजिस्ट्री का एक भी स्टाम्प ड्यूटी पैसा नहीं लगेगा। 20 लाख से ऊपर अगर आपकी रजिस्ट्री की जमीन की कीमत होगी तो 3% लगेगा। और इसके अलावा हाउस टैक्स हमारा पूरी तरह छूट है ब्लाइंड का उत्तर प्रदेश में। हाउस टैक्स किसी का कोई नहीं लगेगा ब्लाइंड का, जो भी 100% विजुअली इंपेयर्ड है। और इसके साथ साथ बसों में, हालांकि हमने 2008 में हमने ये करा लिया था कि एसी बस में भी हमें पूरी छूट मिलती थी स्कॉट के साथ विजुअली इंपेयर्ड को, और पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए उत्तर प्रदेश की बसों से। लेकिन ये मुलायम सिंह जी की, जब अखिलेश जी की सरकार आई तो उसके बाद ये बंद हो गया है, कुछ विवाद चल रहा है, हम उसका विरोध तो कर रहे हैं, अभी पूरी तरह हो नहीं पाया है, लेकिन अभी उम्मीद मैं ये करता हूं कि ये जरूर हो पाएगा। और हमारा जो रिजर्वेशन है 3% का, हमने 1997 से लेकर 2010 तक जितने अपॉइंटमेंट हुए उसके अगेंस्ट जो बैकलॉग ब्लाइंड का विजुअली इंपेयर्ड का बनता है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 3 फरवरी 2008 में घोषणा करवाई और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई और काफी लोग लगे हैं। हालांकि बीच में कुछ लोग वो संसद से और सड़क से संसद तक जाने वाले लोग जो नारा देते रहे वो बाद में न्यायालयों में अनावश्यक मैटर को उलझा देते हैं, इससे थोड़ी समस्या तो हुई हमें, लेकिन फिर भी हमने काफी कुछ सफलता प्राप्त की है। और अभी हमने ये भी कोशिश की है और ये फाइल चल रही है। वैसे घोषणा तो थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि ब्लाइंड की, अगर कोई घर में ब्लाइंड है किसी परिवार में तो उसकी प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। ये हमने मायावती जी से घोषणा करवा दी थी, लेकिन वो तमाम तकनीकी कारणों से अभी तक लागू नहीं हो पाया है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूं और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दृष्टिबाधित क्या उपेक्षा होती है इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर ऐसा हो जाता है जी। क्योंकि मतलब वहां तो ब्लाइंड होते ही माना जाता, मर गया होता तो अच्छा होता, ये तो किस लिए क्या है, मतलब तमाम तरह की बातें हैं जो कि हमने भी जीवन में झेला है। तो उसके बाद ये भी एक ऐसा प्रकरण है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं अब कि जल्दी से जल्दी ये अगर लागू हो जाए तो ब्लाइंड के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हमने अभी एक डिसेबल्ड एक्ट आया है,
डिसेबल्ड एक्ट जो भारत सरकार का है जो चल रहा है, हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकलांग जन अधिनियम इन्होंने अलग से बनाया है, विकलांग कल्याण के नाम से, और वो अभी राज्य कैबिनेट ने पास किया है। अभी उसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं दृष्टिबाधितों के लिए। कल्याण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की जा रही कि 2020 तक सारे दृष्टिबाधित शिक्षित कर दिए जाएं, कोई अशिक्षित न बचने पाए। इस तरह की तमाम चीजें उसमें लाई गई हैं। और अभी हमने ये कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा बैकलॉग है, बैकलॉग के साथ साथ ये कोशिश चल रही है कि एक कमीशन ब्लाइंड के लिए अलग से बना दिया जाए आयोग, विजुअली इंपेयर्ड का, विकलांगों का, जहां पर जितने पोस्टें दूसरी जगहों से विज्ञापित हो रही, उसका जो हमारा रेशियो बनता है वो उस कमीशन को चला जाए। और वो कमीशन हमेशा इस बात की कोशिश भी करता रहे कहां अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और विकलांग का कितना बन रहा है कोटा, वो उसको देखता रहे, उस मूल्य सर्वेक्षण करता रहे, और उसके बाद उसी हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट भी देने की विज्ञापन करके विकलांगों को एम्प्लॉयमेंट देता रहे। हमने उसी समय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम से विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय खुलवाने की बात की, और वो खुला, जिसमें 50% विकलांग होते हैं, 50% दूसरे लोग होते हैं। उस 50 में 50% विजुअली इंपेयर्ड और दूसरे 50% ऑर्थोपेडिक और डेफ एंड डम होते हैं। आज की डेट में भारत का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर रहना, खाना, आवासीय सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए। बिल्कुल, आपने काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। ये यूनिवर्सिटी यूपी में सिर्फ एक है। इसके अलावा जो भूमि का आपने बताया रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख तक, वो भी शायद सिर्फ यूपी में ही है और कहीं नहीं है। और अगर एसी वाला अगर ने वो फ्री था कुछ समय के लिए, वो भी सिर्फ यूपी में हुआ है। तो ये तमाम बातों के लिए आपको बिल्कुल बहुत क्रेडिट जाता है। और सर ये बताएं कि आप किस एनजीओ के बैनर तले अभी काम कर रहे हैं? आपकी एनजीओ कौन सी है? देखिए, हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ तो नहीं है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली इंपेयर्ड एक संस्था बना रखी है, और हम फिलहाल राष्ट्रीय संघ बचाओ संघर्ष समिति के तरह काम बैनर तले ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां का जो मामला है, जो प्रॉब्लम है, वो आपसे छुपा नहीं है। मैं आऊंगा उस पे ऊपर भी। तो हम ज्यादा एक्टिव वही हैं, ज्यादा एक्टिव वहां जी। तो अभी वैसे आप नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द विजुअली। ओके, तो ओके सर, अब हम कुछ डायरेक्ट बातें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपके ऊपर, पहले तो ये बात हमें बताया कि जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था, कुछ आपके टाइम के लोगों से मेरी बात हुई, तो मुझे पता चला कि आपको मेन जो पॉलिटिक्स में लाने वाले शख्स हैं वो एसके रोमटा जी हैं। नहीं, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं मानता कि अगर पूरे इतिहास में जाया जाए तो 78 में जब आंदोलन चल रहा था, संतोष रुंगटा यहाँ थे ब्लाइंड स्कूल के बच्चों का, तो संतोष रुंगटा मेरा पूरी तरह विरोध कर रहे थे। और 25 फरवरी 1979 में जब इलेक्शन हो रहा था यूपी का, तो संतोष रुंगटा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था ज्ञानेंद्र शुक्ला को, और उसको जिताने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी। फिर भी हम, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट था बच्चों का, तो हम जीते चुनाव, 1 वोट से जीत पाए थे उस समय। हाँ, ये इस बात से मैं इनकार बिल्कुल नहीं करता था कि बाद में संतोष रुंगटा जी को, चूंकि कौल साहब से उनकी लड़ाई चल रही थी, 1980 का इलेक्शन होना था और संतोष रुंगटा को उत्तर प्रदेश के समर्थन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हमारा साथ पकड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमसे अलग नहीं गए और उन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमने उनका भी साथ दिया। और मेरा अपना काम था, इसलिए मैं संतोष रुंगटा जी मेरे साथ जुड़े या मुझे ले गए, और उत्तर प्रदेश का अपना एक जनाधार था और वो जनाधार मेरे पास था, इसलिए संतोष जी हमारे साथ जुड़े थे। और ये बात बिल्कुल गलत है। कोई किसी को, अगर कोई कहे कि कौल साहब संतोष जी को राजनीति में लाए, तो ये बात तो गलत है। आदमी अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता से ही आता है राजनीति जी, दूसरा कोई किसी को ला नहीं सकता। जी बिल्कुल। ये तो आप ये बिल्कुल डिनाई करते हैं कि आपको रोमटा जी नहीं लेके आए और जो यूपी का इलेक्शन आपको उन्होंने नहीं जिताया, आप ऐसा मानते हैं? नहीं जिताया। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। मानते नहीं है ये तो मैं रोमटा जी से ऐसा ही है। अच्छा, अगले सवाल पे आता हूँ। एक और, ये जो सबसे ज्यादा आप पर आरोप लगता है और आज आप लिसनर्स को सफाई देंगे, आपके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो है पैसे को लेकर। आपके ऊपर ये आरोप है कि जिस टाइम पे मैं यूपी की रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, जब नौकरियों की बाढ़ आ गई थी, उस टाइम पे आप 25,000 या 30,000 रुपया लोगों से लेते थे। और इसी बात को थोड़ा सा आप अच्छे से क्लियर कर देंगे? मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। और एनएफबी का भी आपके ऊपर ये आरोप है कि आप, जब आपको पता है कि एनएफबी के में काम करते समय आप दूसरी एनजीओ नहीं खोल सकते हैं, उस टाइम पे आपने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली चैलेंज खोली, और जब उन्होंने वो क्या गड़बड़ था? पैसे को लेकर वो था, आपने हिसाब किताब नहीं दिया, आप पर आरोप था?
जी, आपकी दोनों सवाल मैंने सुन लिए। मैं पहला सवाल ये है, जहां तक सवाल है कि 1900 ये रेवोल्यूशन हुआ यूपी में, उस समय पैसों आपने 25-30 हजार 20 हजार जो भी है लिया। 1982 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधितों का एम्प्लॉयमेंट हुआ, काफी लोग लगे, और उस समय संतोष बहुत पैसे संगठन में नहीं हुआ करते थे, तो ये तय हुआ, सामूहिक रूप से तय हुआ, और संतोष रुंगटा जी भी साथ में थे कि लोगों से कुछ पैसा चंदे के रूप में लिया जाए। तो जैसे 4th क्लास में लगे तो 200 रुपया, या क्लरिकल में लगा तो 500, लेक्चरार में लगा तो 1000, इस तरह का पैसा उस समय चंदे के रूप में लिया गया। और वही चंदे आज भी अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो आप ये ऑन रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि मेरे संगठन को मुझे कहीं से न तो कोई अनुदान मिलता है, न कहीं से मैं अनुदान के लिए अप्लाई करता हूं, आवेदन करता हूं। आज भी जो कुछ भी हम काम करते हैं वो आपस के चंदों से ही काम करते हैं। और जहां तक आरोप का सवाल है, तो आरोप तो कोई किसी पर लगाए, ये बात दूसरी है, पर आप इस बात की भी कोशिश करिए कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सीधे कहे कि हाँ हमसे पैसा लिया और काम नहीं किया, या पैसा ले लिया गलत ढंग से लिया। हमने जब भी किसी को नौकरी लगी है तो उससे ये आग्रह जरूर किया है कि कुछ पैसा दो, जो भी दे सको अपनी क्षमता से। बहुत लोगों ने नहीं भी दिया है। अभी कौल साहब के लोग बहुत लगे हैं उत्तर प्रदेश में इस बैकलॉग में, हमारे बहुत लोग लगे हैं, किसी ने पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं देते लोग, और चंदा दे दिया कुछ लोग, 10 लोग अगर लगते हैं तो 1-2 लोग देते हैं, 7, 4, 6 लोग नहीं भी देते हैं, वो लोग भी नहीं देते। और हमने तो यहां तक किया है कि किसी की नौकरी अगर लगी है तो उसे उसके रिहेबिलिटेशन के लिए शुरुआती में पैसा भी दिया है कि 10-5 हजार रुपया आप ले जाइए, अपना कमरा ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, खाने का अपना व्यवस्थित जिंदगी शुरू करिए, बाद में धीरे धीरे संगठन को दे दीजिएगा अगर हो सकेगा तो इस तरह का हुआ। आरोप तो राजनीति में लगते हैं। इसी विषय पर तो संतोष रुंगटा जी मेरे साथ थे 1982 में। नहीं, ये उन्होंने आरोप नहीं लगाया। कुछ स्टूडेंट्स भी सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने भी कहा कि उस टाइम पे हमने देखा कि एसके सिंह जी पैसे 25,000 या 30,000 रुपया मांगते थे। ये 1982 की बात तो नहीं हो सकती, ये उसके बाद की बात कह सकते हैं, कह रहे हों लोग। लेकिन ऐसा है कि हमारे साथ भी एक समस्या है, वो देश में हर संगठन में और हर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ होता है। कुछ जैसे हमारा कोई निकट का है, अब वो जाकर के किसी से कह रहा है एसके सिंह जी पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसी बातें भी कई बार आई हमारे सामने, और उसका मैंने निस्तारण भी किया, बुलाया, जब उस संबंधित व्यक्ति को बुलाया। अच्छा, दूसरा सवाल आपका इसी से जुड़ा हुआ था जी, कि आप एनएफबी में काम करते हुए और आप तो पहले सवाल का आपने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ चंदे के रूप में कुछ पैसा जरूर मांगा था। और आपने कहा कि जो ये हो सकता है कि कई जो निकट के आपके लोग हैं उन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई हों जी। तो किसी के आप प्रूफ आप चाहते हैं कि अगर कोई है तो आपके साथ विद प्रूफ बात कर जी जी, बिल्कुल 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 जी। दूसरे सवाल पर आप आएंगे। दूसरा सवाल आपका था कि हम एनएफबी में रहते हुए नियम था कि दूसरा संगठन नहीं चला सकते जी। आपने देखिए, इनका नियम ये था, नियम तो इन्होंने बाद में बहुत तोड़ा मरोड़ा है। पहले था कि आप किसी भी दूसरे संगठन के इलेक्टेड पोस्ट पे नहीं होंगे, दूसरे संगठन के इलेक्टेड पोस्ट पे नहीं होंगे। ये बायलॉज में प्रोविजन था 2003 तक। 5 से इन्होंने बदलना शुरू किया, 7 में तो बिल्कुल बदल के खत्म कर दिया, 9 में बहुत तोड़ मरोड़ दिया। तो मैं उस समय नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड का जनरल सेक्रेटरी था। लेकिन जहां तक सवाल संतोष रुंगटा या हमारे विरोधियों का यह आरोप है कि मैं उस संगठन में दूसरी जगह कैसे रहा, ये सवाल अगर हम पर यह आरोप है कि मैं कहीं महासचिव था या दूसरे संगठन में पदाधिकारी था, तो उत्तर प्रदेश में भी संतोष रुंगटा जी, कर्नाटक की आप शायद नाम सुने हों, ये हैं जनरल सेक्रेटरी लेडी हैं मधु सिंघल जी, हमारे उसी समानांतर जिस समय मैं एनएफबी में विवाद के घेरे में था, मेरा झगड़ा चल रहा था, शी वाज रनिंग ज्योति मित्र, और उसके बावजूद भी मित्रा ज्योति सॉरी, तो उसके बावजूद भी उन्हें एनएफबी का एनईसी मेंबर, कर्नाटक का महासचिव बनाए रखा गया। बिल्कुल। यहाँ उत्तर प्रदेश में नंद प्रसाद यादव जी का हमने पूरा प्रपत्र सौंपा इनको कि ये दूसरा संगठन चला रहे हैं, कागज सहित। उसके बाद भी वो नहीं माने। हमने अरुण कुमार तिवारी जो यूपी के महासचिव बनाए गए, उनके बारे में सारे प्रपत्र सौंपे कि ये उत्तर प्रदेश में दूसरे संगठन से जुड़े हैं, नहीं माना गया। तो क्या कोई मानदंड किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही लागू होगा, वो सारे संदर्भों में नहीं लागू होगा संगठन के? मेरा ये सवाल मैं भी करता हूं। मैं जी कर्नाटक वाली बात पर मैं भी पुष्टि करता हूं आपके साथ जी, ऐसा हुआ है। तो इसके बाद आपने इसको बता दिया, और जो उनका है कि उस टाइम पे आपको पैसे के बारे में उन्होंने पूछा लेकिन आपने कोई डिटेल नहीं भेजी, आपको 2 बार पत्र किया गया लेकिन आपने कोई इसका आंसर नहीं दिया। नहीं, पैसे के बारे में जहां तक सवाल है,
पैसों के मामले में सारे जो बिल वाउचर संगठन में ही जाते थे दिल्ली, यहां से डायरेक्ट। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आपके बिल वाउचर को हम चेक करना चाहते हैं। मेरा ये कहना था, भाई बिल वाउचर मेरा तो आप चेक करो, हम तैयार हैं चेक कराने के लिए, पर आपका कौन करेगा? कई ये बात की है, पहले हम आपका चेक करेंगे, करिए। इन्होंने हमारे बिल वाउचर चेक किए, 1,90,000 रुपए के वाउचर्स को इन्होंने फर्जी बताया। मैंने उस पर थोड़ी बहुत आपत्ति की, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो गलत है और हम नहीं मानेंगे। हमने कहा ठीक है, मत मानिए। 1,90,000, 1,60,000 व्हाटएवर इज, एक फिगर मुझे इस समय नहीं याद है। तो इसके बाद हमने उस पर लिख कर के दिया, वो आज कागज निकालें कि अगर संगठन ये कह रहा है तो इस पैसे को मैं एडमिट करता हूं और मैं इस पैसे को संगठन को दूंगा। और मैंने बाई चेक पैसा पेमेंट किया है, बाई चेक पेमेंट किया है कि उनको चेक से पैसा पेमेंट किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम चेक दिया है मैंने और पैसा उनको दिया गया है। आज तक वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने पैसा नहीं दिया। और मैंने उस एप्लीकेशन भी लिखी है कि ये पैसा मैं केवल इसलिए दे रहा हूं ताकि भविष्य में संगठन में गड़बड़ी करने वाले हर जिम्मेदार व्यक्ति को ये एहसास हो कि वो पैसा अगर गलत करता है तो उसे वापस करना पड़ेगा। ये कहकर के मैंने पैसा दिया। और हालांकि उसके बाद मेरा संतोष जी का बहुत विवाद रहा कि मेरा आपने चेक कर लिया, आपका हम कैसे चेक करें? आप इसकी भी कोई टीम बनाइए, कोई सिस्टम बनाइए कि आपका भी बिल वाउचर तो देखा जाए भाई कि आप कहां खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन वो कहे हम AK सिंह को क्यों दिखाएंगे, हम किसको क्यों दिखाएंगे, हर आदमी कहेगा दिखाओ तो कैसे दिखाया जा सकता है, ऐसे तमाम बातें कहते रहे। तो ये उनका कहना कि हम पैसा खा गए या संगठन का पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और वो कभी किसी से नहीं कहते कि हमने बाई चेक पेमेंट किया है। और आज भी, और ये कहना कि मेंबरशिप खत्म करने का कोई आधार है, आज भी उनके पास कोई आधार नहीं है। उनका सब कुछ वही है जो वो चाहते हैं। जैसे चाहे मधु जी को बना लेना, नंद प्रसाद यादव को उत्तर प्रदेश में बना लेना, ये सब उनकी अपनी इच्छा पे है। बाकी कोई कानून नियम नहीं है और संविधान को, बाईलॉज को भी वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल है कि SK सिंह जी ये बताएं आप कि जो आपको जब इन्होंने सस्पेंड किया उसके बाद सडनली एक लंबे अरसे बाद आपका सीधा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बचाओ मुहिम के अंतर्गत आ जाना और एक प्रचार करना, इसके पीछे क्या मोटिव है? एकदम से आपको कैसे याद आया हाँ अब संघ को बचाना है? सर ऐसा नहीं है, मैं एकदम से नहीं आया हूं, मैं लगातार करता रहा हूं और मैंने लगातार लिखा पढ़ी की है सरकार में, शासन में, दिल्ली में, भारत सरकार में खूब लिखा पढ़ी की है मैंने। कांग्रेस सरकार में मुकुल वासने से लेकर के श्रुति कक्कड़ तक, श्रुति कक्कड़ के बाद ये थावरचंद गहलोत से भी बात की मैंने जब सरकार बनी है। तभी मैंने राजनाथ सिंह जी को भी चिट्ठी दी है, ऑनरेबल PM को भी चिट्ठी दी, उस समय भी ऑनरेबल PM को भी दी थी मैंने। लेकिन हम एक वक्त ढूंढ रहे थे जब जनता हमारे साथ थोड़ा सा एक्टिव होगी तो हम करेंगे। ये हमें कानपुर इलेक्शन में, जब कानपुर का इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन समय से पहले हुआ और वो किस कारण से हुआ एक अलग मुद्दा है। तो उसके बाद फिर जनता को, हमें लगा कि जनता को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और इस सरकार में हमारे कागजों का थोड़ा कॉग्निजेंस भी लिया गया भारत सरकार में। पहले कांग्रेस के टाइम में तो हमारे कागज का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, हमारे कागज जहां भी जाते थे पड़े रह गए, कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। लेकिन इस सरकार के बनते ही, मई में सरकार बनी है, अप्रैल मई में जब भी बनी है, जून से मुझे कागजों के उत्तर मिलने शुरू हुए। हमारे जो भी शिकायती हमने पत्र दिए उसके मुझे उत्तर मिले और आज की डेट में हमारे पास करीब करीब 15 पृष्ठ ऐसे हैं जिसमें कि भारत सरकार के हमारे पास उत्तर हैं कि आपकी कागजों पर क्या कार्रवाई चल रही है, या इनकम टैक्स में क्या चल रही है, केरला में क्या चल रही है, उड़ीसा में क्या चल रही है, सब है हमारे पास। तो उसके बाद जब हमारे पास, क्योंकि पहले मेरे पास कुछ बताने के लिए जनता के पास लिखित प्रूफ नहीं था, प्रमाण नहीं थे, इसलिए हमने उतना नहीं किया। लेकिन जब हमारे पास कुछ कागज हुए और हमें लगा सरकार कुछ सकारात्मक रुख अपना रही है, तब हमने ये आंदोलन शुरू किया और तेजी से किया। और ये हमारा आज का मूवमेंट नहीं है, ये आपको अगर इतिहास में जाइए, 99 में मैंने बहुत बड़ा चुनाव हुआ था भारत में, NFB का इलाहाबाद में, जहां मैं हार गया था। वही से तो हारने वाला कहता है बेईमानी हुई, हर हारने वाला ही कहता है, पर वो कैसा चुनाव था कैसा नहीं था ये तो कभी संतोष रुंगटा जी से सामने सामने बात हो तो पता लगेगा। तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट था और उस मूवमेंट के दौरान ही बाद में ये स्थिति आई कि संतोष जी थोड़ा बहुत हम लोगों से मिलजुल कर काम करने लगे 2001 के बाद। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका अपना रहता कि जब निकट आने लगी तो लगता है कि क्योंकि हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा से, मैं मानता हूं कि हर ब्लाइंड को उसके कार्यालय में जाए तो उसे पानी मिलना चाहिए, चाय मिलना चाहिए, उसे पूछा जाए किस लिए आए हो, जाते समय उससे पूछा जाए कि तुम कहां से आए हो, गरीब हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं जाने के लिए तो व्यवस्था की जाए। ये क्या सिस्टम है? जब हमारे पास पैसे नहीं थे
तब हम जनरल बॉडी में लोगों को किराया देते थे आने के लिए, और आज सिस्टम यह है कि जनरल बॉडी में हम किराया नहीं देते। पहले 2 साल में करते थे, अब 5 साल में करते हैं, फिर भी किराया नहीं देते, और पैसा करोड़ों रुपया है हमारे पास, करोड़ों। मतलब तो सवाल यह है कि हम उस विचारधारा का हमेशा विरोध करते रहे, और यही कारण है कि संतोष जी से हमारे विचारों में साम्यता नहीं बन पाई आज तक, क्योंकि वो व्यक्तिवादी चिंतन के हैं और हम समाजवादी चिंतन के हैं, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और आज भी हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक पूरे निर्णायक दौर में नहीं पहुंच जाएंगे। तो लेकिन अभी क्यों विड्रॉ कर ली फिर आपने? नहीं, अभी विड्रॉ तो हमने इसलिए किया कि माननीय गृह मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, और भारत सरकार में गृह मंत्रालय से बात हुई। AK सिंह जी हैं जो वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इन लोगों ने कहा कि आप लोग थोड़ा समय दीजिए, और उसके बाद हम कोई कार्रवाई नहीं हो। कि विड्रॉ हमने की है, लेकिन हमें ये तो ऐसा है नहीं कि मुझे रोक दिया कि मैं शुरू नहीं कर सकता। अभी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, और परीक्षाओं के बाद मैं कोई ना कोई निर्णय लूंगा इस पर। जी, तो अच्छा ये बताएं SK सिंह जी, और ये बहुत क्रूशल है क्वेश्चन, क्यों मैं ये बतौर जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB पूछ रहा हूँ आपसे। उस टाइम का सवाल है जिस टाइम पे आप NFB के जनरल सेक्रेटरी थे। हाँ। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली अगर हम बात करें विदेशों की, तो वहाँ एक जनरल सेक्रेटरी सिर्फ 2 बार रह सकता है, जब और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उनको 2 बार का टर्म दिया जाता है। तो जब आप थे तब आपने उस टाइम पे बायलॉ में ऐसे संशोधन क्यों नहीं किए, या ऐसे लोग क्यों नहीं बनाया गया कि जिससे पारदर्शिता सबके सामने आए? सर, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे वो और मैटर्स में हो। बिल्कुल आपका सवाल जायज है, और हमने ये, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी NGO में कोई रूल बना दिया जाए। रूल तो ये मैं मानता हूं कि ऐसा रूल मैं नहीं बना सका, ये हमारे पार्ट पर थोड़ा सा वो कहा जा सकता है, लेकिन जो रूल बने थे ऑलरेडी, जिसमें कि अध्यक्ष को बहुत से पावर, वो सारे महासचिव में निहित कर दिए गए। तो अगर हम कोई बनाए भी होते तो संतोष रुंगटा जी आज उसको बदल दिए होते। सवाल ये है कि आज सरकार को यह ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी NGO इस तरह व्यक्तिवादी रूप से चलाई जाए, इस पर सरकार जब तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी तब तक किसी के बनाने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बनाएगा दूसरा बदल देगा। भाई, एक नियम इन्होंने बनाया 2001 में जयपुर में कि लास्ट जो पिछला जनरल सेक्रेटरी होगा वो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होगा। केवल उस समय हम लोगों का दबाव था, और मैं चूंकि पास जनरल सेक्रेटरी था इसलिए बनवा लिया, लेकिन जब उनको लगा तो 2007 में उन्होंने उसको फिर बदल दिया। तो सवाल है कि ये प्रश्न आपका केवल मुझसे नहीं हल होने वाला है, ये प्रश्न का हल तो सरकार और रजिस्ट्रार ऑफिस को निकालना होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। NGO इस समय सबसे ज्यादा समस्या है NGO की, लोग व्यक्तिवादी रूप से चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, समाज और संगठन के नाम पर पैसा ले रहे हैं, लेकिन समाज संगठन का भला नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये NGO के मामले में सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। मैं उड़ान रेडियो के माध्यम से भी सरकार से भी चाहूंगा कि इस बात पर कोशिश की जाए कि भाई NGO किस तरह चलेगी। ट्रस्ट और NGO में अंतर किया जाना चाहिए। अगर ट्रस्ट है तो फैमिली ट्रस्ट है, लेकिन अगर NGO है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, तो उसके सारे आय व्यय, सारे सिस्टम और सूचना, आज मैं सरकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के का तो ये बात समझ नहीं सका कि जो सरकार का पैसा लेगा वो तो RTI में आएगा, ग्रांट लेगा, और जो पब्लिक का पैसा लेगा वो RTI में नहीं आएगा। क्या मतलब है? मतलब जनता सबसे कमजोर है इस देश की कि उसका पैसा लेने वाला RTI में नहीं आएगा। सरकार सबसे मजबूत है, क्योंकि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के पास तो पैसा सारा जनता का ही आया हुआ है, चाहे जिस ढंग से आया, तो उसका पैसा लेने वाला RTI में। कितनी सोची समझी रणनीति के तहत संतोष रुंगटा जी ने भारत सरकार का अनुदान लेना बंद कर दिया, ताकि RTI में उनसे सवाल ना पूछा जा सके। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की स्थिति यह है दानिश जी की कोई मिनट्स बुक नहीं है। एशियन ब्लाइंड यूनियन में पद हासिल करने के लिए 2008 में $55,000 दे दिए, विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एशियन ब्लाइंड यूनियन को। संतोष जी ने आपके पास इसका प्रूफ है? हाँ, मेरे पास प्रूफ मिलेगा आपको। इसका प्रूफ क्या मैं बोल रहा हूं तो वो तो अकाउंट साबित करेगा। ये तो पता ही लग जाएगा। 2011 में भी इन्होंने दिया $25,000 एशियन ब्लाइंड यूनियन को, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। यही नहीं है, हमारे जो तमाम मुद्दे हैं, आपने देखा होगा हमारा डिमांड चार्टर है एक, आपने पढ़ा है शायद, आप तक गया हो, कि हम जैसे विदेशी अनुदान लेने का है, विदेशी पैसा लेने में ये नियम है कि एक बैंक का खाता अलग होगा फॉरेन ग्रांट का। ये हमेशा साल 1.5 साल में उस ग्रांट बैंक अकाउंट को बदलते रहते हैं।
क्योंकि ये बहुत गड़बड़ियां करते हैं। तमाम ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय संगठन हैं दृष्टिहीनों के, उनके साथ भी आपस में तमाम इस तरह की गड़बड़ी करते हैं कि पैसा एक के पास आ गया तो उन्होंने उनको दिया नहीं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हम कभी आपको भेजेंगे, अगर आप कहेंगे तो जरूर भेजेंगे। ये बताएं कि सिंह सर, ये बताएं कि आपने देखा कि एनएफबी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काफी लोग हैं और आप इतनी गड़बड़ियां चल रही थी, फिर क्या कारण है कि लोग आपके साथ बहुत कम हैं या कम थे, ताकि आप उस मूवमेंट को आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सके? और रोंगटा जी के साथ आज भी लोग हैं, क्यों? नहीं, आज रोंगटा जी के साथ 2005 के बाद लोग कुछ साथ हुए हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो पैसा अधिक होने के कारण संगठन में कुछ इन्होंने जो लोन स्कीम शुरू की, पैसा देना शुरू किया मकान बनाने के लिए, एजुकेशन लोन देना शुरू किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लोन देना शुरू किया, जिसका कि मैं ये मानता हूं कि एनजीओ को, हालांकि ये स्कीम, वेलफेयर स्कीम शुरू करना बुरी बात नहीं, इसका मैं कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन जैसे वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, ब्याज का मैं विरोधी हूं। ब्याज एनजीओ नहीं ले सकती, मैं मानता हूं एनजीओ नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था होनी चाहिए जो कि लोगों को दे। और आज की डेट में इतना इन्होंने हमारे भय से, मैं तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से इट, कि मेरे भय से इन्होंने उत्तर प्रदेश जितना लोन पूरे देश में हाउस लोन बटा है उसका 30% लोन केवल लखनऊ में बटा है, और 40 से 45% लोन पूरे देश का केवल उत्तर प्रदेश में बटा है, ताकि लोगों को लालच में मजबूर किया जा सके, दबाया जा सके, और जिसके कारण लोग आज बहुत से लोग लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थन में नहीं है, इसलिए उनसे लोन नहीं लेने की कोशिश की जा रही है। और उनको यही कहा जा रहा है कि आप अगर पैसा देना है, पैसा नहीं देना है तो आप एसके सिंह का साथ छोड़िए। तो ये कारण है, ये एक कारण है। और एक बात दानिश जी, ये तो आप जानते ही हैं, इतिहास से भी आप समझते हैं, और धार्मिक क्षेत्रों में अगर देखिए तो जहां सत्य की लड़ाई होती है वहां हमेशा लोग कम दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे देश की आजादी की लड़ाई रही हो, और चाहे गीता की लड़ाई हो, चाहे महाभारत, चाहे रामायण की हो, लोग कम दिखते हैं। लेकिन जब आप जीतने लगेंगे, जब लगेगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ेंगे। और जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है, कोई परिवर्तन की लड़ाई शुरू होती है, तो पहले तो लोग उपहास करते हैं, फिर बाद में लोग विरोध करते हैं, और तब समर्थन की स्थिति में आते हैं जब आप सफलता के स्तर पर पहुंचने वाले होते हैं। तो ये तो कहना, कोई ये कहता है कि हमारे साथ लोग कम हैं, ऐसा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि उनके साथ भी जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, आत्मा से मेरे साथ हैं, मजबूरी में उनके साथ जी। तो ये बताएं एसके सिंह जी, आपने एक रेवोल्यूशन लाई, जिसका शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, और मुझे मालूम है कि आपने काफी काम किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाल ही में पिछले साल की अगर बात करूं तो मैंने 2 इंसिडेंट रिपोर्ट किए। एक इंसिडेंट जो था जब आपके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अवधेश प्रसाद कहते हैं कि ब्लाइंड सोसाइटी पर बर्डन है, डिसेबल्ड, और एक केस मैंने रिपोर्ट किया जब एक ब्लाइंड लड़की का रेप कर दिया गया। तो इस पे अब यूपी में बहुत कोई किसी ने बात नहीं उठाई। तो आजकल क्या आप एक्टिव नहीं है, और क्या यूपी में एनएफबी हो, चाहे उनके जनरल सेक्रेटरी, चाहे आपकी एनजीओ हो, तो ये क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? नहीं, अवधेश जी का जो मामला आया था, मैं जानता हूं, समाज कल्याण मंत्री ने फतेहपुर में ये बात कही थी, और फतेहपुर या फर्रुखाबाद ऐसे कहीं कही थी, और तुरंत मेरे संज्ञान में आया। हमने एक पत्र लिखा, और उसके बाद मैं अवधेश जी के यहाँ मेरा डेलीगेशन गया और उनसे मिला और पूरी आपत्ति अपनी दर्ज कराई। जहां तक रेप वाला प्रकरण कौन सा आप बता रहे हैं, क्या ये ब्लाइंड स्कूल का बता रहे हैं कि कहीं और का? जी नहीं, ब्लाइंड स्कूल का नहीं है, ये एक घर था, उनके पति के दोस्त ने किया था, और अब मुझे जगह भी नहीं, अब या पीली कुछ ऐसी जगह है। हाँ, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया, सॉरी, अगर आता तो हम लोग जरूर करते, लेकिन अवधेश जी वाला हमने पूरा विरोध किया था, और हम बाकायदे हमारा डेलीगेशन गया था, और हमने पेपर में लिखा, एक दिन निकाला गया था कि अगर ये गलती नहीं मानेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। तो बाद में अवधेश जी, चूंकि हम जानते हैं उन्हें 1990 से, हम गए तो कहे वो गलती से निकल गया यार, अब क्या करोगे, क्या करें हम, तो खैर वो बात वहीं से खत्म हो गई। हाँ, आपको जब उपलब्धियां मैं बता रहा था तो एक चीज बताना भूल गया, हमारे पास आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरणों का मकान अगर मिलेगा तो ब्लाइंड को 20% की छूट मिलेगी पूरे कीमत में, ये जरूर आप नोट करिएगा। अगर 1 लाख का है तो 80,000 रुपए का पड़ेगा। जी, तो फिर मैं सब्जेक्ट पे फिर आता हूं कि अच्छा, आज अब लिसनर्स को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और साधारण शब्दों में बताएं
कि आज आपको क्या बेसिकली एनएफबी में या रोमटा जी के सर आज की डेट में आपको समस्या आ रही है जो कि आप इतने बड़े लेवल पे जो वहां पर वो संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, सवाल जरा फिर से आप समस्याएं आपको क्या समस्या, क्या आप चाहते हैं कि सुधार हो एनएफबी में जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसके लिए आप इतने बड़े लेवल पे एक स्ट्राइक कर रहे हैं और राष्ट्रीय हिंद सिंह बचाओ मूवमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं? जी, मैं दो तीन बातें चाहता हूं। पहली बात तो लोकतंत्र की बहाली हो, पूरी तरह ईमानदारी से चुनाव हो, और मैं ये भी चाहता हूं चूंकि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक इतनी बड़ी संस्था है जिसका मैं दिल से समर्थक हूं और मैं एनएफबी का पूरा शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं उसका चुनाव प्रक्रिया बदलनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक ढंग से। आज इतना इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, अब क्या परेशानी है कि वो आप बैलेट कलम छेद कर करवा रहे हैं, आप कंप्यूटर से कराइए। और लोकतंत्र की बहाली हो, मेंबरशिप किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि वो मेंबरशिप हर ब्लाइंड के लिए खुला होना चाहिए दरवाजा। ये नहीं कि महासचिव कहेंगे तब होगा। हमने बहुत लॉस किया है पिछले 5-6 वर्षों में। केरला फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हमारा एफिलिएशन था, खत्म हो गया। महाराष्ट्र हमारा एफिलिएट था, खत्म हो गया। तमिलनाडु में हमारा एफिलिएट था, वो खत्म होने की कगार पर है। तमाम विवाद चल रहे हैं। हमने बहुत देश में हमने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की बहुत ब्रांचेज, बहुत एफिलिएट थी, आज की डेट में सब खत्म हुआ। हमारा जनता, हमें चाहते हैं कि देश की जनता को, दृष्टिहीन जनता को संगठन से पूरी तरह जोड़ा जाए और वो ये माने जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का नाम आए या नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के कार्यालय जाए तो उसे लगे ये मेरी संस्था है, मेरा संगठन है, यहां मुझे पूरा अधिकार है लड़ने का भी, मेंबर बनने का भी, सवाल उठाने का भी। आप बताइए, पिछले 10 वर्षों से संतोष रूंगटा जी कहीं भी बताएं, कभी भी उन्होंने लेखा परीक्षा ऑडिटेड स्टेटमेंट पब्लिक में कभी नहीं बांटा। जब आज के 25 साल पहले जब हमको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया टोटल ग्रांट मिलती थी साल भर की, तब हम बाकायदे ऑडिटेड स्टेटमेंट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते थे जनरल बॉडी में। आज वो ब्रेल में लेकर के और पढ़कर सुना देते हैं और उसके अलावा वो नहीं। हम जाएं, ये नियम होता है एनजीओ का, रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोविजन है, जब हम जाएंगे कार्यालय जाएं, हम चाहें तो अपना, ये सब हमारे बाइलॉज में भी था पहले कि कोई मेंबर आकर के हिसाब मांग सकता है, सारा इन्होंने चेंज कर दिया। तो आज हमें चाहते हैं कि संगठन लोकतांत्रिक हो, संगठन में सब पारदर्शिता हो, हर आदमी को लड़ने का अधिकार हो, हर आदमी मेंबर बनने का अधिकार हो, केवल एक व्यक्ति की इच्छा पर। लेकिन वो कहते हैं कि आज की डेट में तो आप मेंबर ही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप तो मेंबर ही नहीं है। सवाल यह है कि हम मेंबर अगर नहीं है तो भ्रष्टाचार अगर देश में कोई हो रहा है तो हम सवाल नहीं उठा सकते। देश की सरकार में हम ये सवाल नहीं उठा सकते कि जो आपका चिट फंड की तरह चलाई गई स्कीम का अवैध ढंग से पैसा आया और जिस पर एफआईआर केरला से लेकर के और तिरुवनंतपुरम से लेकर के और यहाँ उड़ीसा तक और अगरतला में हुआ, तो हम ये सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या किसी संगठन, ये बताएं, इसके ऊपर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, ऐसे तो इरेगुलरिटी और भी एनजीओ में हो रही है, फिर एनएफबी के खिलाफ ही क्यों? हम एनएफबी से जुड़े हैं, इसलिए हमारा एनएफबी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा हर एनजीओ के साथ इमोशनल। हाँ, अगर कोई ये प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं या भविष्य में बनता है कि किसी भी एनजीओ में होने वाले गड़बड़ी को लेकर के कुछ सवाल उठाया जाए, तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा दानिश जी कि एनजीओ के संदर्भ में तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि पारदर्शिता कैसे आए। ये सवाल तो पहले भी हमने इसका उत्तर दिया बिना पूछे आपके कि एनजीओ के बारे में तो सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपने ये कहा, थोड़ा सा लिसनर्स को वो क्लियर कर दीजिए। और मैं वैसे आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते में ही सरकार ने 9000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं। हाँ। तो आगे बढ़ता हूं, मैं लिसनर्स के लिए बता रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। देखिए, जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि उन्होंने कहा कि आप एनएफबी के मेंबर नहीं हैं, तो आपने कहा कि लेकिन हम देश की जनता हैं, जब कहीं बैठा रहो हमारे पास राइट है। और जब मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि फिर ये एनएफबी के खिलाफ ही क्यों, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ में ऐसा हो रहा है, फिर आप कहते हैं क्योंकि एनजीओ हमारी है, एनएफबी हमारी है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो बाकी जगह आपने बोला कि आपने सरकार के ऊपर छोड़ दिया, फिर एनएफबी के ऊपर भी सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए आप। नहीं, मैंने इमोशनल अटैचमेंट से बिगड़ती हुई संस्था देख रहा हूं जिससे दृष्टिहीनों का बहुत भला हुआ, आगे भला होने का हम अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। जी, अच्छा ये बताएं कि जब आपने एनएफबी के जनरल सेक्रेटरी थे, जब इसकी नींव रखी गई, जब इसके, तो क्या ये एनएफबी सिर्फ इसके लिए बनाई गई थी ब्लाइंड को जॉब दिलाई जाए, या सिर्फ और भी काम स्टडी को लेकर, अच्छी क्वालिटी की स्टडी या तकनीकीकरण को बढ़ावा? क्योंकि आजकल जब मैं लोगों से बात करता हूं तो एक ही बात आती है कि भाई एनएफबी तो सिर्फ एक स्ट्राइक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रह गई है।
सर आपकी बात ठीक है। ये देखिए एनएफबी का जो जन्म गठन हुआ था नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड फॉर द ग्रेजुएट करके 1970 में हुआ था। और उसके फाउंडर मेंबर में कौल साहब, मित्तल साहब, ये तमाम लोग, जॉनसन साहब करके कोई लुधियाना में थे, ये सब लोग। मुझे आशीर्वाद मिला है उनकी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जी। अच्छा, जॉनसन साहब के तो वो भी फाउंडर मेंबर से में से एक थे। और तब बाद में 2-3 साल बाद इन लोगों ने ये सोचा, विचार किया, अडवाणी साहब और जॉनसन साहब ने, सबने किया कि भाई ये फॉर द ग्रेजुएट से इसको बढ़ा करके नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर दिया जाए। तो बाद में ग्रेजुएट शब्द हटाया गया और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऐसा नहीं है। उस समय भी आंदोलन किया, मैं याद है 74 के आसपास, 73-74 की दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। और उस समय हम लोग गए थे, बच्चे थे, और राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, एक रात रहे हम लोग, तमाम जूता पॉलिश तक भी महेंद्र रस्तोगी आदि ने, तमाम लोगों ने उसमें अरेस्ट भी हुए थे। वो आज भी हमें ज्वाइन करते हैं, मेरी तमाम डिस्कशंस में रस्तोगी जी आते हैं। महेंद्र रस्तोगी जिससे मेरी अच्छी मित्रता है, कभी आप बात करिएगा। ये 1978 में जब कौल साहब हटे और संतोष रुंगटा जी आए तो एक नया मूवमेंट आया कि भाई आंदोलन होना चाहिए, नेतृत्वों को नौकरी मिलनी चाहिए और एक कोई हमारे लिए अधिनियम बनना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय दृष्टिहीन युवा संघ का भी कम योगदान नहीं है। ये जो एनबीवाई है, नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन, उसका भी अच्छा योगदान रहा। और उसने कौल संतोष रुंगटा के साथ मिलकर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया। और जो 17 मार्च को लाठीचार्ज हुई 1980 में, उसके बाद एक रेगुलेशन आया एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और लोग लगने शुरू हुए। लेकिन एनएफबी, अभी आपको मैं एक उदाहरण दूंगा अपने टाइम का। हमें कहते हैं लोग कि बहुत बदमाशी करते हैं, चोरी करते हैं, पैसा लेके चले जाएंगे, एनएफबी बर्बाद हो जाएगी। 1980 में कौल साहब के टाइम पे 80,000 रुपया, यानी डॉलर में जो भी हो, तो ये ब्रेल प्रेस खोलने के लिए हमें स्वीडन से मिला हुआ था। और संतोष रुंगटा जी आंदोलनों में और तमाम तरह से न जाने किन कारणों से उस पैसे को खत्म कर दिया। सीट में ऑब्जेक्शन भी है उस जमाने के 1982, 83, 81, 82। हम जनरल सेक्रेटरी बने, हमने फिर स्वीडन को चिट्ठी लिखी और हमने कहा कि भाई ये आपके उस सवाल के उत्तर में कह रहा हूं कि ये सोच का सवाल है, किस सोच पे जाना चाहते हैं उस पर। तो संतोष जी का इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, दोबारा कोई कोशिश नहीं की। हम जब आए तो हमने फिर कोशिश की, फिर पैसा हमें मिला दोबारा, हमने बताया, जस्टिफिकेशन दिया पैसा कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हो गया, तो हमें मिला पैसा फिर से। लेकिन तब तक हम, जब पैसा मिला तब तक हम फिर चले गए, तब तक फिर संतोष जी आ गए। तो ब्रेल प्रेस तो फिर वो चल नहीं पाई, बाद में धीरे धीरे चली किसी तरह। अब तो दोबारा जब पैसा वैसा आया, तो सोच का सवाल है। संतोष जी कौन आदमी किस तरह की सोच का है और उसकी सोच जमाने में परिवर्तन लाती है संगठन में, काम में। तो संतोष जी की सोच हमें लगती नहीं है कि उनकी सोच केवल इतनी है। मेरी अपनी समझ से आपके विरोधी सिर्फ आपके ऊपर पैसे के लेकर ही बात आती है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की आपको लेकर। तो जब मुझे जो भी आपके विरोधी हैं उनके पास सिर्फ एक इशू है पैसे का, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्यों पैसे के ब्लेम को ही आपके ऊपर? नहीं, हमारे विरोधियों से ये पूछा जाना चाहिए। पहली बात तो चंदे की बात हम करते हैं, यह मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि और मैं यहाँ पे एसके सिंह जी क्लियर कर दूं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने विरोधी शब्द का उपयोग किया है। नहीं, ठीक बात, नहीं ठीक है, हम सॉरी। 1982 से 87 तक मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी था नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया का। और उसके बीच में बहुत लोगों को मैंने नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया है। कभी कोई आरोप, कोई एक व्यक्ति, मैं कुछ नाम भी बता सकता हूं किसको कहां लगाया गया, शायद वो लोग होंगे अभी, कि कभी किसी से पैसा नहीं लिया गया, जरूरत भी नहीं समझी गई, क्योंकि संगठन के पास अनुदान आता था। जब हम 87 के बाद उत्तर प्रदेश में आए तो यहां पैसा नहीं था, तो चंदा की बात कही गई। और आज भी कोई भी एनजीओ, कोई भी संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी चलती तो चंदों पर ही है। किसी राजनीतिक पार्टी का अपना कोई फैक्ट्री तो होता नहीं कि वो अपनी कोई व्यवसाय केंद्र, व्यवसायिक व्यापार कर रहे हैं लोग, भाई कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सब चंदों पे ही तो चल रही। तो चंदा अब उसको इसलिए विरोधी हवा देते हैं क्योंकि उनके लिए विरोध इसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास। और हमारे टाइम का, आप चाहे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया में और चाहे उत्तर प्रदेश में, जब मैं रहा हूं, मेरा कार्यालय 24 घंटे खुलता था। आने वाले हर आदमी को रहने की जगह, खाने का मौका, और जाते समय जरूर पूछा जाता था कि तुम्हारे पास किराया है जाने का कि नहीं। ये बताने वाले भी लोग मिलेंगे। हमारे विरोधियों के साथ साथ ऐसे समर्थक भी मिलेंगे और ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम अब जब भी गए एसके सिंह के कार्यालय भूखे नहीं वापस आए, खाना जरूर मिला। और आज तो पानी भी नहीं पूछने वाला कोई मिलता है। अभी थोड़ा विरोध शुरू हुआ तो इसमें कुछ परिवर्तन सा सुना गया है, लेकिन अभी वैसे सामान्य रूप से कोई पूछता नहीं। और जहां तक सवाल है पैसों का, तो देखिए 2 लोग इस देश में, 2-3 लोग तो लाइसेंस प्राप्त हैं।
कि पैसा भी ले लें, काम हो चाहे ना हो, एक वकील, एक डॉक्टर, ये सब तो ऐसे है ना कि इनको पैसा दीजिए, काम हो या ना हो। तो वैसे तो पैसे लेने का आरोप अभी हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। हमारे पास तमाम उन लोगों की भी पैसे लेने की बात आ रही है जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी उसकी प्रामाणिकता जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कहना ठीक नहीं होगा। तो आज अगर अभी तो ये भी आरोप आया है, यहां पर भी राइटर दिलाने के नाम पर दिल्ली में और तमाम चीजों पर पैसे लेने की प्रक्रिया शुरू सी हुई है। और तमाम लोगों से तो सवाल यह है कि वो क्यों लिया जा रहा है? राइटर दिलाने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, मतलब एक राइटर को 10,000 20,000 रुपया लेकर के राइटर दिलाया जा रहा है लोगों को। तो ये सब कहां से शुरू हो रहा है? अभी आपने रेलवे के रिजल्ट के बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी जी। जो रेलवे का रिजल्ट आया, जिसमें पहले लोग कुछ दूसरे हुए थे, बाद में कुछ और हुए, और जिनका लोगों की शिकायत है कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं हुए हैं, उसमें भी कुछ शिकायत है लोगों की। लेकिन उस तथ्य में अभी हम जा रहे हैं, आरटीआई में हमने रेलवे से मांगा है, तो कुछ प्रमाणिक बात आ जाए तभी कुछ कहना उपयुक्त होगा। अच्छा, इस तरह के आपकी एनर्जी का क्या कारण है? थोड़ा लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आज भी आप डट कर मुकाबला कर रहे हैं जबकि ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। तो एनर्जी का राज क्या है आपकी? एनर्जी दानिश जी काम करने की इच्छा शक्ति कह सकते हैं, और तो एनर्जी क्या है, इच्छा शक्ति है एक। और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से दानिश जी हम लोग का बड़ा भावनात्मक संबंध है, और वैसे तो हम आंदोलनों के और इसके बड़े समर्थक रहे, और हमेशा मैं मानता हूं कि सड़क पर संघर्ष करने के लिए ब्लाइंड को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडनेस की जो प्रारंभिक समस्या परिवार से शुरू होती है और समाज, सरकार, व्यवस्था सब में है। और अगर आप इस बात के लिए तत्पर नहीं रहेंगे संघर्ष के लिए, तो आपको समाज में समुचित स्थान नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि हम जी ये वो बात बताए, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, यूपी में भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं सर, ये जो भाई भतीजावाद है इसके ऊपर आपने बायलॉ नहीं बनाया, ये बड़ी हैरानी की बात है। अब इतने जो आपकी पूरी चेन जो उस टाइम की, मुझे बड़ा सौभाग्य है, मैं वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इन दिस कम्युनिटी की मुझे आप सभी से बात करने का मौका मिला है। साइबर स्टोगी सर हैं, आप हैं, रोमटा सर हैं, कोल सर हैं, सरीन सर हैं। तो मुझे ये नहीं समझ, ये भाई भतीजावाद या किसी भी एनजीओज में अपनी फैमिली को आगे लाना, जो उनको पदोन्नति देना, जो उनको सारे पद दे देना, तो ये इसके ऊपर बायलॉ में आप लोगों ने सोचा नहीं उस टाइम पे? आपको ये कोई समस्या नहीं लगी? नहीं, उस समय लगी नहीं ये बात। मैंने इसका इस संदर्भ में एक प्रश्न के जवाब में कह चुका हूं कि ये सरकार को सोचना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि ये तो हम अगर कुछ कर भी दें तो दूसरा आकर बदल देगा। तो जब तक कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसे प्राविधान नहीं होंगे कि भाई भतीजावाद न चल पड़े या ये चले, तो ये तभी हो पाएगा। जब तक कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूलभूत परिवर्तन नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हम तो चाहते हैं कि एक महासचिव 2 साल से ज्यादा दो बार से ज्यादा न बनने पाए, एक प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा न बनने पाए। लेकिन कौल साहब के टाइम पे जब बायलॉ बना था 1973 के बाद का, आप पढ़िएगा, इतना डेमोक्रेटिक है। आप उसमें इसके बावजूद भी काफी डेमोक्रेटिक है और काफी अच्छा रहा है, लेकिन वो बाद में इतना तोड़ा मरोड़ा गया, इतना बदला गया उसको कि आज तो बायलॉ बचा नहीं। और ये संगठन अभी तो सरकार में भी और समाज में एक कंसेप्ट बना हुआ है। एनजीओ का मतलब है कुछ व्यापार करना। सामान्य रूप से एनजीओ का मतलब मान लिया गया है कि कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो एनजीओ खोल लिया। तो ये कंसेप्ट भी बदलना होगा, जबकि एनजीओ का अभिप्राय हमारे देश में भारत प्राविधान ये है कि वो भलाई के लिए है, समाज की जनता के लिए है, पिछड़े लोगों के लिए है, जो समाज में पीड़ित लोग हैं उनके लिए है। लेकिन अभी ये हमारी तमाम भ्रष्टाचार के कारणों से इसकी परिभाषा बदल गई है व्यवस्था में। सामान्य रूप से आप सुनिए, अच्छा क्या कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। दूसरा, अच्छा आप बेरोजगार हैं तो एक एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते, रजिस्ट्रेशन करा लो, कुछ ग्रांट मिल जाएगी सरकार से। तो ये दृष्टिकोण जो है ये बदलना होगा, और तभी हो पाएगा जब सरकार इस पर कुछ। अभी आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं के कोई ना कोई एनजीओ साइड में जरूर चलते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कोई ना कोई एनजीओ चलता है। इसीलिए एनजीओ पर जल्दी सवाल नहीं उठता। जब आरटीआई ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को भी आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए, तो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गईं। जब तक लोग अपने लिए ही नियम और कानून नहीं बनाएंगे, तब तक देश की व्यवस्था में सुधार कर पाना असंभव है।
अच्छा, कुछ और बात बताएं कि यूपी में जैसे आपने काफी अचीवमेंट्स गिनाई, लेकिन स्टडी के मैटर पे आपने एक यूनिवर्सिटी बोला, लेकिन मुझे सुनने में आया कि उस यूनिवर्सिटी में भी स्टडी का लेवल बहुत गिर गया है, और बाकी भी यूपी में जो स्टडी का लेवल है उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। स्टडी के लेवल पे बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है। और जहां तक डॉक्टर शकुंतला के संदर्भ में आप कह रहे हैं, तो स्टडी लेवल तो वहां शुरू ही नहीं हुआ था, गिरा क्या है, अभी सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ ये राकेश जैन जी से आपकी बात होती होगी, डॉक्टर जैन ने स्टडी के क्षेत्र में प्रदेश में काम करने की पूरी कोशिश की है, और आरएसबीआई काफी मटेरियल देती है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है। अभी हमें और भी उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा स्टडी को? नहीं, अब स्टडी के लिए अभी तो हम यही सोचते हैं, दो चीजें। अभी तो स्टडी के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, चुनौती है आज की डेट में, कि हमें जो ये कंप्यूटर युग आ गया है, और कंप्यूटर युग में जब तक कौशल विकास के लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं होगी जहां ब्लाइंड विजुअली इंपेयर्ड को वहां पर प्रशिक्षित किया जाए, और उसके बाद उन्हें समाज में वो मार्केट में आए लोगों के सामने कंपटीशन में, तो ये एक बहुत, हम तो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं राज्य सरकार से, कि यहाँ पर एक कौशल विकास केंद्र भौतिकवादी, बिल्कुल आधुनिक रूप का खोला जाना चाहिए, जहां ब्लाइंड बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए आज के हिसाब से, और उसके बाद उनको मार्केट में लाया जाए। क्योंकि आप तो दानिश जी आप जानते हैं ब्लाइंड के संदर्भ में आपको क्या बताना है, कि ब्लाइंड जब तक दूसरों से 20 नहीं होगा तब तक वो समाज के कंपटीशन में बराबरी पर नहीं आ पाएगा। हमारी एजुकेशन जरूरी है, और डॉक्टर शकुंतला में एक मॉडल इंटरमीडिएट खोलने की बात सरकार ने मान ली है, उसी के अंदर ही हम एक इंटरमीडिएट खोल रहे हैं, मॉडल स्कूल होगा, नया स्कूल, और उसमें कंप्यूटर से लेकर के सब कुछ प्रशिक्षण देने की बात चल रही। हमने उत्तर प्रदेश में हमारी व्यवस्था का दोष है, हमने 5 छात्रावास लड़कियों का और लड़कों का खुलवा दिया, बिल्डिंग बन गई, बच्चे नहीं मिल रहे हैं या सरकार ठीक से चला नहीं पा रही। वहां पर भी हम लोगों ने कंप्यूटर वगैरह का पूरा प्रोविजन रखवाया है, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में वो चलेगा। तो और हमारी ये भी सोसाइटी के लिए कब तक काम करते रहेंगे? अब सर, जब तक हम शरीर अलाउ करेगी और जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक चलता रहेगा। चलो फिर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैक ले आता हूँ, और अब बात करते हैं वो जो चिट फंड के घोटाले की एक बात हुई, जिसमें अपने उसमें आपका भी कहीं जगह नाम आता है, आप भी उसमें थे? मतलब जब चिट फंड शुरू हुआ है जी, तो मैं संगठन में था। ये इसमें आपका भी योगदान था चिट फंड को आगे बढ़ाने में? बढ़ाने में तो मेरा योगदान नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा विरोध इंटरनल जरूर था। मैंने हर वक्त संतोष कुमार ऊंटा जी से कहा कि ये बहुत घातक होगा, लेकिन अब चूंकि वो चल रहा था तो बढ़ाने में मेरा हाथ तो नहीं था, लेकिन घटाने में भी कोई हाथ नहीं था। वो मतलब मैं उसके साथ था उस समय साथ थे। तो उस घोटाले में कहीं ना कहीं फिर आपका भी नाम है? नहीं, तो घोटाले में क्या भाई, संगठन चल रहा था तो पैसा तो संतोष जी ले रहे थे, हमारे पास थोड़े कोई चेक आ रही थी, सब पैसा तो वहीं आ रहा था, सब हिसाब तो वही कर रहे थे। लेकिन आप उस संगठन में थे, आप विरोध नहीं कर पाए। हाँ, तो ठीक है, उस समय के लिए, उस समय पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें कहीं हम दोषी होते हैं तो ठीक है, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे और मानेंगे। और तो लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि जो वो हो देखा जाए, जो दोष, जो मूल्यांकन हो दोषी होने का, वो जरूर ये होना चाहिए कि सबके लिए हो जांच, केवल हमारे लिए नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जब सबसे पहली स्कीम 90 की स्कीम चली तो ये हुआ कि भाई संगठन को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की पहली आईडी तय की गई। उस पहली आईडी को थोड़े दिन बाद किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि कोई बताया जाता है किसी व्यक्ति के वो रिलेटिव हैं। तो इस तरह का, अब अगर इस तरह की जांच हो, उनके करोड़ों रुपए वापस कर दिए जाएं संगठन के नाम पर, तो हम भी तैयार हैं कि हमारे पर अगर कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो हम तैयार हैं उसके लिए। जी, तो इस डिस्कशन में अभी तक आपने बताया, आपने ये भी बात मानी जी, बिल्कुल आपने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द विजुअली चैलेंज्ड जी, उनके आप जनरल सेक्रेटरी थे। आपने कहा कि ये रूल बाकी पर नहीं अप्लाई हुआ, आपने इस बात से मना नहीं किया, आपने कहा जी मैं बिल्कुल था, लेकिन उस टाइम पे और भी लोग थे, जैसे कर्नाटक की आपने एग्जांपल दी, साथ ही साथ चिट फंड की बात भी आपने मानी, ये अगर इन्वेस्टिगेशन होती है सबके लिए होनी चाहिए, उसके भी आपने डिनाई नहीं किया, आपने बड़ी बेबाकी से आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। तो आप लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आज के युवाओं? जी
भाई आज की युवा तो रेडियो उड़ान सुनने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और शिक्षित लोग हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। ब्लाइंड जो विजुअली इम्पेयर्ड की प्रॉब्लम है सोसाइटी की, फैमिली की, उनके संदर्भ में वो जागरूक रहें और कोशिश ये करें कि समाज में दृष्टिबाधितों को जो समुचित स्थान चाहिए उसके लिए चाहे एनजीओ से लड़ना पड़े लड़ें, परिवार से लड़ना पड़े लड़ें, समाज से लड़ना हो तो लड़ें और सरकार से लड़ना हो तो लड़ें। लड़ने की प्रक्रिया और संघर्ष करने की इच्छा शक्ति कभी कमजोर ना करें, नहीं तो आप पाया हुआ हक भी खो देंगे, जो कि आज की स्थिति में हो रहा है। जी, और आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम आज की डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है जो आप राजनाथ जी से मांग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की। जी, एनएफबी के सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की, वो भी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। जी जी। तो जब मेरी एनएफबी से बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास सारी रिटर्न्स है और हर साल रिटर्न्स हम जब भरते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही होता है। तो मतलब किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं और राजनाथ जी से आपकी क्या बात हुई, लिसनर्स के साथ शेयर करें प्लीज। सर, जहां तक ये कहना है एनएफबी वालों का कि हर साल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिटर्न भरा जाता है, ऐसा कहना उनका गलत है। रिटर्न का एक फॉर्म होता है, आप भर देते हैं, वो कागज आप जो लगा देते हैं, कागज वहां देखा जाता है और उसके बाद कोई अगर आशंका होती तो आपको बुलाया जाता है। आप जाकर के वहां क्या कहते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, ये इनकम टैक्स की क्या स्थिति है, ये सबको पता है। जहां तक सवाल है कि राजनाथ सिंह जी से हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत यही हुई है कि भाई माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में वक्त लगता है, जांच तुरंत नहीं होती, जांच में 10-10 साल 15-15 साल लग सकते हैं। लेकिन आपकी इस घटना केस में चूंकि चिट फंड से रिलेटेड है, इस तरह का घटना बंगाल में जो हुई है, ये बार बार ये कहते हैं स्पेशल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड के नाम से चलाया इन्होंने, थोड़ा सा चालाकी से। लेकिन सवाल ये कि स्पेशल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड के नाम पर आप चिट फंड चला देंगे और उसके बाद उस चिट फंड को अपने घर का बना देंगे, तो वो तो नहीं सहन किया जा सकता। और यही कारण है राजनाथ सिंह जी ने पूरा इंटरेस्ट लिया है और हमारे पास उनके पत्रों के उत्तर हैं। अभी मैं मिला था लास्ट, उसका भी पत्र का उत्तर मेरे पास आ गया है और अधिकारी डिप्यूट कर दिया गया है। तो मैं यही समझता हूं कि जल्द से जल्द कुछ परिणाम जरूर आएगा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के इन तमाम चीजों को लेकर के, और भविष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का भविष्य अच्छा होगा और सुधार होगा, इसमें परिवर्तन आएगा। संतोष रुंगटा जी भी अपने आप में सुधार करेंगे। जी, एक और आरोप छोटा सा आपके ऊपर लगाया है आपके विरोधियों ने, वो ये है कि आपने वीरेंद्र जी का यूज किया है, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे, वो एनएफबी के खिलाफ थे, तो आपने मौका प्रस्ती से उनको भी यूज किया है। देखिए, एनएफबी के खिलाफ ना वीरेंद्र जी थे ना मैं हूं, और जहां तक सवाल है कि किसी के यूज करने का, वीरेंद्र जी एक समझदार आदमी है, वो किसी के यूज करने से यूज होने वाले नहीं है। अगर वो इतने समझदार नहीं थे तो संतोष जी के साथ, मतलब अगर वो यूज होने वाले हैं तो अब तक संतोष जी ने यूज किया, अब हम यूज कर रहे हैं। सवाल अगर वो यूज होते हैं तो इसका मतलब संतोष जी यूज कर रहे थे पहले, इसलिए ये बात आरोप गलत है कि वो यूज हो रहे हैं कहीं भी। वो भी अपने हिसाब से, उनको भी लगा कि संगठन में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उन्होंने सवाल उठाया। जहां तक सवाल इलेक्शन हारने और जीतने का है, तो वीरेंद्र जी के हारने के बाद मेरी बात वीरेंद्र जी से नहीं बल्कि सेवा कुटीर और तमाम दिल्ली की जनता से पहले भी बात होती रही है, मेरी पहले भी बैठकें होती रही हैं। सेवा कुटीर में भी 2009 में, मैं उदाहरण देता हूं कि 2009 में सेवा कुटीर में एक बैठक हो रही थी 4 जनवरी को। हमें आने से कुछ बच्चे चाह रहे थे मैं आऊं, कुछ चाह रहे थे ना आऊं, मैं नहीं गया। मैंने अलग बैठक की, वहीं के बच्चे आए और संतोष रुंगटा के विरोध में ही बैठक थी वो 2009 में 4 जनवरी की शाम को। मैंने सेवा कुटीर के सामने एक मैदान में था मंदिर, वहां पर बैठक की और सेवा कुटीर के बच्चे आए। तो सवाल यह नहीं है कि वीरेंद्र जी आज हार गए इसलिए, वीरेंद्र जी एक समझदार आदमी है और संतोष रुंगटा जी के पास कोई भी व्यक्ति जो समझदार होगा, जो भी सवाल उठाएगा, वो उनके साथ कभी नहीं रह पाएगा। आप पूरा इतिहास देखिए 1978 से अब तक जो लोग उनको लाने से लेकर यहां तक बढ़ाने में थे, एक भी व्यक्ति उनके साथ आज की डेट में नहीं है। 1990 के बाद के लोग कुछ हैं, 1998 के बाद जो आए हैं उनमें से कुछ लोग हैं, वो भी इस भ्रम में हैं, थोड़े दिन बाद वो भी हटा दिए जाएंगे। तो संतोष रुंगटा जी के पास कोई टिक नहीं पाता, वो जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उसी को बीच में उसको पीछे से तोड़वाते चलते हैं, उधर लौट कर नहीं देखते। जी, तो सर आज के प्रोग्राम में आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। मुझे इस बात की खुशी है आज तक रेडियो उड़ान पे कि जितने भी गेस्ट आए हैं उन्होंने तमाम बातों को माना है, जहां वो गलत है उनको भी एक्सेप्ट किया है, जहां पर वो सही है उसकी भी उन्होंने दलील दी है। सर, आपने आज बहुत सारी उलझनों को सॉल्व किया, बहुत सारी बातें लिसनर के साथ शेयर की
और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी आप अपना साथ हमें देते रहेंगे। और आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और लिसनर्स, मैं फिर कभी आपको फिर किसी प्रोग्राम में मिलूंगा एक और चेहरे के साथ, जिनके साथ होगी मेरी तीखी बात, प्रोग्राम बदलता दौर की डायरेक्ट टॉक सेगमेंट में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।